हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड एंगल ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो सबसे पहले कि अगर आप सिंपल बॉन्ड एंगल देखना चाहो तो बॉन्ड एंगल आपको क्या होता है कि आप अगर मान के चलो कि आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे आपको ए बी सी, ये मान के चलो कोई एक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। तो इसका मान के चलो कि आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है, तो दो कंसेक्यूटिव बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल को ब्रॉडली जो हम लोग डिफाइन करते हैं, एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बॉन्ड is called बॉन्ड एंगल। ठीक है। आपको बॉन्ड एंगल को डिफाइन करने के बहुत सारे आपके पैरामीटर्स होते हैं, पर बेसिकली अगर आप देखोगे सिंपल्स, तो दो बॉन्ड के बीच में ऑब्वियस है ये कंसेक्यूटिव बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल्स। ठीक है। अब आखिर कोई भी मॉलिक्यूल्स हो या कंपाउंड्स हो, तो उसमें बॉन्ड एंगल्स हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो आप यूज करते हो प्रोसेस बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट करने के लिए, ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला, अगर हम लोग कैलकुलेट कंडीशन एज्यूम करें, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट, मतलब कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड्स के बीच में एंगल पूछा जाए कि कौन सा एंगल, किसका बॉन्ड एंगल बड़ा है छोटा है, तो सबसे पहले आप देखो कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, तो उस केस में आप अगर देखोगे तो sp हाइब्रिडाइज्ड जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू sp2 एज कंपेयर टू sp3। और इस बेसिस पे हम लोग क्या होता है कि हम लोग बॉन्ड एंगल के वैल्यू को आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपको लिया जाए, मान के चलो आपके एग्जांपल लिया जाए BF3, एक लिया जाए आपको CH4, एक आपसे लिया जाए CO2। ठीक है। अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, अगर आप BF3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है। अगर आप CH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और अगर आप CO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। ठीक है। और आप हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में पढ़े हो कि अगर आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका एंगल कितना होता है, 120। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसमें बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं, 109.28 मिनट्स। और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपको एंगल कितना होता है, 180। तो इस बेसिस पे अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स का बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखो, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो sp का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फिर sp2 और sp3, और इस बेसिस पे आप अगर कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा, अगर आप बॉन्ड एंगल को अगर आप यहां पे कंपेयर करोगे, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हो जाएगा, CO2। उसके बाद किसका हो जाएगा आपको, BF3। उसके बाद हो जाएगा आपका BF3, सॉरी हाँ, उसके बाद आपको कौन सा हो जाएगा, CH4। तो ये हमारा हो गया इन कंपाउंड्स में बॉन्ड एंगल्स का कंपैरिजन। यहां तक सही है। ठीक है। तो आपको ये, अगर बॉन्ड एंगल आपको कभी भी किसी भी कंपाउंड का अगर आपको डिफरेंट दिखे, तो सिंपल आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि बॉन्ड एंगल के बेसिस पे आपका बॉन्ड एंगल का ट्रेंड होता है। जो sp हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड होगा उसका बॉन्ड एंगल आपको सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आता है नंबर sp2, और उसके बाद नंबर आता है आपको sp3। यहां तक सही है। अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम दिखे, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। ठीक है। और बेटर है कि मैं इसको एग्जांपल के साथ देखते चलूं। जैसे मान के चलो आपसे मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, CH4 है, आपके पास CH4 है, और एक मान के चल रहा हूं, ले रहा हूं आपका NH3 है,
और एक मैं ले रहा हूं यहां पे, मान के चलो कि H2, ठीक है। तो अगर आप CH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। NH3 का भी अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। अगर H2O का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपको, sp3। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि इस केस में जो बॉन्ड एंगल्स आपको कंपेयर करना है सब में हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका एक बार स्ट्रक्चर बना के देखते हैं और यहां से कुछ कंक्लूजन, आपको एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से बाहर निकल के आता है। तो आप इसको एक बार देखो, जैसे CH4 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अगर आप NH3 का बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर भी हो जाता है, अगर आप देखोगे पिरामिडल होता है, लेकिन उसको आप रिप्रेजेंट इस तरह से करते हो। और अगर H2O का देखोगे तो H2O का आप अगर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहां तक सही है। तो अगर आपको इसमें एक बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो आपको एक चीज आपने शायद पहले पढ़ा होगा VSc PR में, कि आपको अगर कोई भी कंपाउंड्स देखोगे तो उसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एक होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद कौन सा होता है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन किस में होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन में। ये क्या होता है, ये आपको क्या दे रहा है, रिपल्सन ट्रेंड। यहां तक सही है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, क्या आपको यहां पे अगर आप देखोगे, क्या यहां पे कोई भी लोन पेयर्स है, क्या नहीं है, लोन पेयर्स नहीं है। तो अगर लोन पेयर्स नहीं होता है तो आपका बॉन्ड एंगल वही होता है जो कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आप डिटरमाइन करते हो। मींस CH4 में ये जो आपका बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.28 मिनट होगा। यहां तक सही है। अब देखो, अब अगर आप इससे आगे बढ़ो, तो अगर मैं सेकंड केस में देख रहा हूं तो देखो यहां पे लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पे क्या होता है, बेसिकली लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में आपको यहां पे एक रिपल्सन होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्सन। उसी तरह से यहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। तो इसके कारण क्या होता है, इस रिपल्सन के कारण ये जो आपको एंगल है, ड्यू टू दीज रिपल्सन, ये भी इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको इधर रिपेल कर रहा है। तो एग्जैक्टली ये बॉन्ड एंगल क्या होता है, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। इसके कारण इसका जो आपका बॉन्ड एंगल आता है थीटा, ये आपको आता है 107.5 डिग्री। यहां तक सही है। तो याद रखना, ड्यू टू आपको रिपल्सन के कारण इसका एंगल क्या हुआ, ओरिजिनल एंगल से आपको समथिंग रिड्यूस हो गया। अच्छा यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ये लोन पेयर। तो यहां पे देखो दो तरह का रिपल्सन है, एक तो लोन पेयर के बीच में ये रिपल्सन कौन सा है, लोन पेयर रिपल्सन। अब अगर लोन पेयर रिपल्सन आपको अगर सबसे हाईएस्ट रिपल्सन शो करता है तो ये क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये अगर रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड फर्दर क्या होगा, एक दूसरे के अंदर यहां पे सिमटेगा, ठीक है। तो इसके कारण ये जो आपका बॉन्ड एंगल होगा ये फर्दर डिक्रीज होके कितना पहुंच जाता है, वाटर के केस में अगर आप देखोगे तो ये हो जाता है 104.5 डिग्री। तो यहां पे आपको क्या कंक्लूजन हो रहा है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको सेम है, जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं आपके बॉन्ड एंगल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। यहां तक सही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो यहां से मैं एक कंक्लूजन ये लिख सकता हूं कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम रहा तो उस केस में क्या होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर्स आपको बढ़ेंगे तो उस केस में आपको बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यहां तक सही है। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन था, कब, जबकि हमारा हाइब्रिडाइजेशन आपको सेम रह रहा है और आपको अगर लोन पेयर्स यहां पे प्रेजेंट हो रहे हैं। यहां तक सही है। तो ये आप एक एग्जांपल यहां पे देख के समझ सकते हो। तो अब ये अगर एग्जांपल देख लिया, अब हमारे पास तीसरा कंडीशन क्या आता है कि इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम
अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन सेम रहे, जो कि हमने पहले पढ़ा, लेकिन अब यहां पे हम लोग आगे के फर्दर कंडीशन को देखेंगे। उसके बाद क्या होना चाहिए, सेंट्रल एटम इज सेम बट सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट, तो उस केस में हम लोग बॉन्ड एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां तक सही है। तो अगर हम लोग यहां पे देखना शुरू करें तो अब हम लोग ये ध्यान देंगे कि हमारा ये कंडीशन दिया हुआ है कि बॉन्ड एंगल अगर आप देखो कैलकुलेट करना है कब, जबकि हाइब्रिडाइजेशन आपको सेम रहे, सेंट्रल एटम भी सेम रहे। जैसे कि इसका एक पॉपुलर एग्जांपल मैं लेके आपको बता रहा हूं, जैसे मान के चलो कि आपके पास है OF2 और मान के चलो दिया है OCl2, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल यही कि एक आपसे एग्जांपल पूछा गया अभी, और हम लोग एक कंडीशन देखेंगे इसमें। तो आप इसमें देखो क्या है कि अगर आप यहां पे गौर करोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर दोनों में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये आपको निकालने आना चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के तरीके आप प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से मेथड कैसे निकाला जाता है उसको आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या है, तो अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन आपको सेम है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि अगर आप यहां पे गौर करोगे तो यहां पे आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, यहां पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, लेकिन अब यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन OF2 का निकालोगे तो OF2 का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो देखो ये कंडीशन सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होना चाहिए, आपको सेंट्रल एटम भी सेम होना चाहिए, बट सराउंडिंग एटम आपको क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो यहां पे पहले हम समझ लेते हैं इसको क्या है, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। तो अब अगर आप देखोगे इस दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है कि एक साइड में सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है और एक समय में आपको क्या है, क्लोरीन है। तो अगर आप यहां पे गौर करो, फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, फ्लोरीन। और अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको अपने तरफ ये खींच के रखेगा, ठीक है। उसी तरह से ये फ्लोरीन में बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपने तरफ खींच के रखेगा। लेकिन अगर आप यहां पे गौर करो, अगर आप यहां पे गौर करोगे कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन चूंकि आपको पता है कि ये ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर आप फ्लोरीन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आपको टुवर्ड्स ऑक्सीजन आपको शिफ्टेड रहेगा। यहां तक सही है। अब देखो इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स इस केस में टुवर्ड्स फ्लोरीन खींचा हुआ है तो आप देखोगे इस इलेक्ट्रॉन्स और इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सन होगा ये आपको क्या होगा, बहुत ही कम होगा। सिंपल सा, क्योंकि आपको इसके बीच में गैप ज्यादा दिख रहा है तो यहां पर रिपल्सन क्या होगा, कम। लेकिन अगर आपको, चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये जो बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपको ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा खींचे हुए नजर आएंगे, तो इसके कारण इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन होगा, तो यहां पे जो आपका रिपल्सन होगा ये क्या होगा, वो ज्यादा होगा। और अगर इसका रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये एक दूसरे से अवे जाना चाहेंगे, और अगर ये अवे जाना चाहेंगे तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। तो इस दोनों में अगर आप देखोगे OCl2 का बॉन्ड एंगल OF2 से क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां तक सही है। अच्छा, अगर आप इसको माइन्यूटली देखोगे तो हमने इसको डिटरमाइन किस बेसिस पे किया, हमने इसको डिटरमाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाएगा, आपके बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टुवर्ड्स आपको खींचा हुआ नजर आएगा, तो इससे इनके बॉन्ड्स के बीच में रिपल्सन आपको कम होगा, और अगर रिपल्सन कम होगा तो इसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम होगा। अगर यहां पे देखोगे, अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये आपको सेंट्रल एटम के तरफ ज्यादा पुल किया हुआ नजर आएगा, तो इसके कारण इन दोनों के बीच में, बॉन्ड्स के बीच में आपको रिपल्सन भी क्या होगा, ज्यादा। और रिपल्सन अगर ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड्स एक दूसरे से अवे जाना चाहेंगे, तो इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा।
यहां तक सही है। तो इस बेसिस पे आप अगर देखोगे तो ये एक एग्जांपल है। जैसे अगर मैं इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर आप देखोगे, मैं यहीं पे एक और कंपैरिजन कर रहा हूं। मान के चलो आपको कंपैरिजन करने दिया जा रहा है PF3, ठीक है। चलो मैं इसको फ्रेश पेज में बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। मान के चलो आपको कंपैरिजन किसको करना है, PF3, ठीक है, PCl3, PBr3, इसको कंपेयर करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर आप देखोगे, एक लास्ट लेता हूं PI3, तो अगर आप देखोगे हर केस में सबका हाइब्रिडाइजेशन आपको सेम आएगा। हर केस में आपको सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, सेम, मतलब सबका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपको sp3, सभी का हाइब्रिडाइजेशन आपको है sp3। यहां तक सही है, ठीक है। बात नंबर 1, तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो ऑब्वियस है, अब देखो इसका सेंट्रल एटम भी सब सारे क्या है, सेम है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बन जाएगा, अगर आप देखोगे PFF, अगर मैं यहां पे बनाऊं PCl, Cl और ये Cl, और यहां पे बनाऊं PBr, Br और ये Br, और यहां पे मैं बनाऊं PI, I और ये आपका I। यहां तक सही है। अब देखो आप ही समझो कि सारे बॉन्ड्स आपके यहां पे कंप्लीट दिख रहे हैं, ठीक है, सबके ऊपर एक एक लोन पेयर्स भी होंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या है, अगर आप यहां पे गौर करोगे, चूंकि आपके सराउंडिंग एटम्स में देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके रखेगा, अपने तरफ ये क्या करेगा, पुल करके रखेगा। अगर ये अपने तरफ पुल करके रखेगा तो इसके बॉन्ड्स के बीच में आपको रिपल्सन क्या होगा, कम, और रिपल्सन कम होगा तो इसका एंगल भी आपको क्या होगा, कम होगा। यहां तक सही है, ठीक है। अब अगर आप जैसे जैसे बढ़ते चलो आप डाउनवर्ड, क्लोरीन जैसे मान के चलो आयोडीन के केस में आ जाए, तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत कम है, तो इस केस में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टुवर्ड्स सेंट्रल एटम की तरफ ओरिएंटेड ज्यादा होंगे, ये इसके तरफ पुल किया हुआ रहेगा। और अगर ये क्या होगा तो देखो इस दोनों बॉन्ड के बीच में रिपल्सन भी क्या होगा आपको ज्यादा, और अगर ये रिपल्सन होगा तो ये बॉन्ड एक दूसरे से क्या होंगे, अवे, और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा। तो इस बेसिस पे इसका बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन क्या होगा, PCl3, उससे बड़ा बॉन्ड एंगल होगा PBr3, और सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका हो जाएगा आपको, PI3 का। यहां तक सही है। तो अब यहां पे मैं अगर एक कंक्लूजन निकालूं तो इस केस में अगर आप देखोगे तो बॉन्ड एंगल डिपेंड किस पे कर रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी आपको बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज। अच्छा, अगर आपने ये देखा तो जल्दी से इसका एक आंसर बताना, SF2, SCl2, उसके बाद फिर SBr2। अगर आप देखोगे सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो इसको मैं अरेंज करूं SFF, SCl, Cl, उसके बाद SBr और ये Br और ये आपके लोन पेयर्स। तो अब देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम, सेंट्रल एटम सेम, सिर्फ डिफरेंस क्या है, सराउंडिंग एटम का। तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच के रखेगा, तो बॉन्ड एंगल में आपके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन क्या होगा, आपको कम होगा। ब्रोमीन जो कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव है इन तीनों में, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस केस में आपको इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम के तरफ आपको पुल किया हुआ नजर आएगा। तो यहां पे दोनों बॉन्ड्स के बीच में रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। तो इनमें इस केस में सबसे कम बॉन्ड एंगल SF2, उसके बाद SCl2, और सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, SBr2 का। यहां तक सही है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस था जिसको कि आपने देखा। अब हम लोग थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या देख रहे हैं कि इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, नेक्स्ट सराउंडिंग एटम इज सेम बट सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, तो इस केस में क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूं कि इस केस में बॉन्ड एंगल जो डिपेंड करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे। ये किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे। यहां तक सही। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे मान के चलो, एक पॉपुलर एग्जांपल है, इसको मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर मान के चलो आपसे इन तीनों के बॉन्ड एंगल में कंपैरिजन पूछा जाए, ठीक है, तो देखो सबका हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या है? सबका हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 है, तो ये आपको N, ये H, ये H, ये H, इसके ऊपर बॉन्ड, ये आपके H, H, H लोन पेयर्स, आर्सेनिक ये H, H, H यहां पे लोन पेयर्स। तो देखो सराउंडिंग एटम सब में सेम है। तो जैसे जैसे आप देखते जाओ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक आओ, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिल्कुल है। तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करके रखेगा। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ क्या करेगा? पुल करके रखेगा। इसके कारण इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा। और अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो इसका बॉन्ड क्या होगा? ज्यादा। तो अब जैसे फास्फोरस आओ, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तो इस केस में आपको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है ये सेंट्रल एटम से अवे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अवे जाना शुरू होगा तो इसके बीच में बॉन्ड एंगल्स, आपके बॉन्ड के रिपल्सन भी क्या होंगे? कम। बॉन्ड के रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों में से कम है, तो इस केस में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इससे ज्यादा ही अवे रहेंगे सेंट्रल एटम से, और उस केस में इन दोनों के बीच में जो होगा रिपल्सन वो सबसे कम होगा, और बॉन्ड एंगल भी क्या होगा उस केस में? सबसे कम। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है? NH3, फिर कौन सा है? PH3, फिर कौन सा है? AsH3। यहां तक सही है, ठीक है। अच्छा, जल्दी से मैं एक लास्ट एग्जांपल इस पे लेके बता रहा हूं। जैसे मान के चलो आपको अगर पूछा जाए, अगर यहां पे पूछा जाए कि आपको H2O और H2S में आपके बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, तो देखो अगेन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो अगर इसको आप बॉन्ड कंपेयर करोगे OH लोन पेयर्स, SH लोन पेयर्स, यहां तक सही। तो देखो ऑक्सीजन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये क्या करेगा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके रखेगा, तो इसके कारण इस बॉन्ड में रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा। तो इसका बॉन्ड एंगल इसके कंपैरिजन में क्या होगा? ज्यादा। तो H2O का बॉन्ड एंगल हमेशा ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? H2S, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एक एप्लीकेशन था, ठीक है, बॉन्ड एंगल्स के बारे में। तो आप इस थ्योरी को एक बार ओवरव्यू करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रॉब्लम के साथ आऊंगा और उस पर अच्छे खासे आपको प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, उसको देख के आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। ओके, थैंक यू।